बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। यानी उन फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फैक्टर एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए एक स्पेसिफ़िक कंडीशन की ज़रूरत होती है, और जिस कंडीशन के ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन। यानी एंजाइम को अगर आप ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करें तो एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। यानी उस कंडीशन के ऊपर एंजाइम का जो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है। अभी हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन है, कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले आज हम फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। यानी सबसे पहले हम फैक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, पहले फैक्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है टेम्परेचर। अब देखें, हम जानते हैं कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, जिस तरह एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होता है इस तरह एंजाइम की एक ख़ास टेम्परेचर होती है। उस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। जिस तरह अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे जो एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। अभी हमारे पास एक ग्राफ है, एक तरफ हम यहाँ पर लिख देते हैं एकदम वाई, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, मैं क्या लेता हूँ वाई एक्सिस पे? एंजाइम एक्टिविटी। और एक्स एक्सिस भी मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हम ले लेते हैं टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक? वाई एक्सिस पर हमारे पास है एंजाइम्स एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या है? टेम्परेचर। अब देखें, टेम्परेचर हमारे पास तीन टाइप्स की टेम्परेचर होती हैं जिसके ऊपर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। अब देखें, हमारे पास तीन टेम्परेचर में शो करते हैं। पहला टेम्परेचर टी मिनिमम। ठीक है, टी मिनिमम। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है? टी ऑप्टिमम, टी मीन टेम्परेचर। और तीसरा मेरे पास है टी मैक्सिमम। अब एंजाइम टी मिनिमम के ऊपर, मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर उसका क्या रिएक्शन होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर उसका क्या रिएक्शन होता है, और इस तरह मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर अपना एक्टिविटी कैसे शो करता है उसको हम समझते हैं इस ग्राफ के ज़रिए। तो मैं अभी पहले हमने डिस्कस किया कि एंजाइम जिस टेम्परेचर के ऊपर सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है वो हमारे पास क्या है? वो कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखें, सबसे अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या है? सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी यहाँ पर शो की है वहाँ पर क्या है? ये सबसे, यानी पीक जो हमारे पास आ रही है सबसे ज़्यादा, यानी ये हमारे पास जो इस ग्राफ के अंदर ये स्पेस है, ठीक है, इस प्लेस की जगह हमारे पास क्या है? सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर शो की है एंजाइम ने। ठीक है, तो इस जगह को, यानी इसको हम क्या नाम देंगे? इस टेम्परेचर को हम नाम देंगे टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है, या इसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या नाम देंगे हम? सही है, इस पी को हमने क्या नाम दिया? इस पी को हमने नाम दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर तो ज़्यादा एक्टिविटी होती है। अब टेम्परेचर अगर हम घटाएं, कम करें, या टेम्परेचर हम बढ़ाएं, सही है, पर सिर्फ मेरे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0, इस तरह 1, 10, 20, 30, 40, इस तरह 50। ठीक है, इस तरह बढ़ाते जाएं, सही है। 50 यहाँ पर क्या रहा? हमने 100 कर दिया। अगर हम इस तरह टेम्परेचर को बढ़ाएं, सही है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर हम उसको कम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट, यानी उसकी असरार अफेक्टिंग एंजाइम के ऊपर क्या होती हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें,
अब अगर हमारे पास देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फर्स्ट हमारे पास क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है। इससे अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी में, इसका ग्राफ देखिए नीचे आ रहा है, अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एंजाइम क्या आ रहा है, इसका जो ग्राफ है नीचे आ रहा है। तो जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करते हैं तो हमारे पास एंजाइम क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंजाइम की इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 30 फिर 25, इस तरह 20। जितनी हम टेम्परेचर कम करेंगे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कम करेगा। इसी तरह एंजाइम की जो, अगर हम इसको ज़ीरो पर लेकर आते हैं तो एंजाइम कंप्लीट क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या नाम देते हैं, इनएक्टिविटी। क्या नाम देंगे इसको हम, इनएक्टिविटी का नाम देंगे, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को कंटिन्यूसली कम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम हो रही होती है। इसी तरह जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इसी तरह एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। लेकिन डिक्रीज़ होने के साथ साथ एंजाइम की क्या हो जाती है, डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम क्या हो जाती है, डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये है कि एंजाइम कम्प्लीटली क्या हो रहे होते हैं, डीनेचर हो रहे होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन क्या होते हैं, डीनेचर होते हैं। इसी तरह एंजाइम क्या होते हैं, जब हम टेम्परेचर 37 से बढ़ाते रहते हैं, इस तरह एंजाइम की आहिस्ता आहिस्ता डीनेचरेशन स्टार्ट होती है। अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट डिक्लाइन हो जाते हैं। कंप्लीट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब दो हमारे पास क्या है, कंडीशंस हैं, एक में एंजाइम की इनएक्टिविटी होती है, दूसरे के अंदर एंजाइम की डीनेचरेशन होती है। अब इससे क्या मतलब है, इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि ये इनएक्टिविटी होती है, ये टेम्पररी होती हैं। क्या होती है, टेम्पररी होती हैं, यानी मसनूई तौर पर होता है, टेम्पररी कंडीशंस होता है। लेकिन जो डीनेचरेशन होता है ये क्या होते हैं, ये परमानेंट फेस होता है, ये परमानेंट स्टेज होता है। डीनेचरेशन क्या होती है हमारे पास, डीनेचरेशन हमारे पास परमानेंट स्टेज होता है या परमानेंट कंडीशन होती है। यानी जो एंजाइम डीनेचर होते हैं वो दोबारा असली हालत के अंदर वापस नहीं आते हैं, वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो एंजाइम क्या होते हैं, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो एंजाइम क्या हो रहे होते हैं, एंजाइम की इनएक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और जब कंप्लीट कंडीशन टेम्परेचर कम होता है तो एंजाइम क्या होती है, उसकी जब एक्टिविटी कम हो रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर गलत शो किया है, मेरे पास क्या है यहाँ पर 0 हम ले लेते हैं, सही है। ये मेरे पास यहाँ पर 20 ले लेते हैं, सही है, 30 इस तरह, इसको हम यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, सही है। अगर टेम्परेचर क्या है, अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास अगर एंजाइम का टेम्परेचर हो तो उस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स क्या होते हैं, कंप्लीट इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट इनएक्टिव होते हैं। इन इस कंडीशन के ऊपर कोई भी वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, सही है। एक लॉ है, उस लॉ का नाम है Q10 लॉ, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में है। Q10 लॉ में क्या कहता है, Q10 लॉ कहता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती हैं क्या होती हैं, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, डबल होती हैं। एंजाइम की एक्टिविटी यानी हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, डबल हो जाती है। फ़र्ज़ करें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 पर अगर हमारे पास क्या है, बिल्कुल कनेक्टिविटी होती है, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो रही होती है, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। इस तरह 20 पर क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही होगी, इस तरह हमारे पास क्या होगा,
30 पर क्या होगा, इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती थी, एंजाइम अपना फंक्शन क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। यानी हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो 10 डिग्री के ऊपर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डबल्ड। इसी तरह कब तक ये चलता रहता है, जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। एक मतलब जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हासिल हो जाए उसके बाद जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जिस तरह हर 10 डिग्री पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही थी, इसी तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद हर 10 डिग्री के बाद क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। और एक वक्त आता है कि एंजाइम क्या होती है, कम्प्लीटली डिक्लाइन हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे पास क्या है, इस तरह बढ़ रही होती, इस तरह घट भी रही, कम भी हो रही होती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, यानी एंजाइम अगर हम 0 डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो एंजाइम कम्प्लीटली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर उसको आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करें, तो उसमें एंजाइम क्या होते हैं, कम्प्लीटली डीनेचर होते हैं। वो एंजाइम दोबारा रिफॉर्म नहीं हो सकते हैं, वो एंजाइम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो तकरीबन हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं इसको हम, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ये कुछ ख़ास मॉडिफिकेशन इनके एंजाइम्स के अंदर होती हैं। इन मॉडिफिकेशन की वजह से वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या बर्फबारी इलाकों के अंदर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया भी हमारे पास मौजूद होती हैं और तो इनके एंजाइम भी क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या था, पीएच टेम्परेचर के ऊपर था। अब दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीएच डिस्कस करेंगे अभी। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास फैक्टर है, वो मेरे पास है पीएच। ठीक है। हर एंजाइम्स के लिए जिस तरह टेम्परेचर ऑप्टिमम होना ज़रूरी है, इसी तरह पीएच का मेंटेन होना भी इनके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम किस चीज़ से बनते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन किस चीज़ से बनते हैं, अमाइनो एसिड से। जब पीएच की चेंजेस होती हैं, पीएच के अंदर कोई भी चेंज होता है, तो उस पीएच के ऊपर एंजाइम, वो पीएच एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि एंजाइम जब पीएच चेंज होता है तो एंजाइम के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी आयोनाइजेशन होती है। तो जब उनकी आयोनाइजेशन होती है तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए भी एक स्पेसिफाइड पीएच का होना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि एंजाइम के एक पॉइंट्स भी हैं कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो स्पेसिफिक नेचर के अंदर पीएच भी शामिल है। तो हर एंजाइम का एक स्पेसिफाइड पीएच होता है। ठीक है। उस पीएच के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। जिस तरह हम जानते हैं जो पीएच होता है, फर्स्ट से मेरे पास एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, ये गैस्ट्रिक एंजाइम है। ये क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम, जो कहाँ पर मौजूद होता है, स्टमक के अंदर मौजूद होता है। पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच होता है, ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज़ 1.4, यानी 1.4 पीएच के ऊपर वो काम करता है। लेकिन यानी 1.4 पीएच पर सिर्फ आपके पास क्या है, ये मेरे पास एक एंजाइम है पेप्सिन। क्लियर यहाँ तक? इस पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो क्या होता है, 1.4 होता है। तो 1.4 के ऊपर ये आपके पास क्या है, इस कंडीशन के ऊपर, इस पीएच के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह ये 1.4 इसका क्या है, एक ऑप्टिमम पीएच है। लेकिन ये एंजाइम 1.5 के लिमिट से लेकर 2.5 के लिमिट तक काम करता है। क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है गैस्ट्रिक एंजाइम है, और गैस्ट्रिक एंजाइम तकरीबन इस कंडीशन के अंदर 1.5 से लेकर 2.5 तक की कंडीशन के अंदर भी अपनी एक्टिविटी शो करता है। इस तरह जो पेप्सिन एंजाइम है ये हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर अपनी एक्टिविटी शो करता है। हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर क्या करता है, अपनी एक्टिविटी शो करता है। इस तरह कुछ हमारे पास एक एंजाइम है, इस तरह हमारे पास एमाइलेज एंजाइम है। ठीक है। एमाइलेज एंजाइम भी क्या करता है, ये भी
यानी इसकी जो एक्टिविटी होती है, देखिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं। तो जितना हमारे पास जो हमारे पास गैस्ट्रिक एंजाइम, इस तरह हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है या इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम है, वो ज़्यादातर उसके अंदर जो एंजाइम काम करते हैं वो अल्कलाइन नेचर के अंदर काम करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह पेप्सिन वगैरह है, ये हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर काम करता है। ठीक है, तो कुछ एंजाइम हमारे पास क्या है, इस तरह हमारे पास एमाइलेज एंजाइम है। तो एमाइलेज क्या काम करता है, ये स्लाइटली बेसिक नेचर के अंदर काम करते हैं। इस तरह हमारे पास एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। ठीक, ये एक एंजाइम है जो कि हाईली अल्कलाइनिक इन नेचर के अंदर काम करता है। यानी यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर पीएच तकरीबन 8.5 के आसपास आता है, यानी हाईली अल्कलाइनिक इन नेचर, यानी हाई जहाँ पर अल्कलाइनिक इन नेचर यानी बेसिक नेचर जहाँ पर, यानी बेसिक कंडीशन जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये एंजाइम काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब हाईली क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, तो यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है। इसलिए एमाइलेज एंजाइम भी है, ये भी अपने ऑप्टिमम क्या करता है, ऑप्टिमम पीएच इनको यानी ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही क्या करता है, अपनी ज़्यादा एक्टिविटी को शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या हम शो करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस हम क्या ले सकते हैं, पीएच होता है हमारे पास। यानी इन पीएच के रेंज के ऊपर एंजाइम क्या करते हैं, अपनी हाई एक्टिविटी शो करते हैं। सही है, कुछ एंजाइम अल्कलाइनिक इन नेचर होते हैं जो कि बेसिक नेचर के अंदर काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, 14 तक। इसमें जो 7 होता है, 7 के ऊपर न्यूट्रल, इस तरह 7 से जो नीचे आते हैं तो एसिडिक एंजाइम, एसिडिक कंडीशन। और 7 से जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अल्कलाइनिक नेचर होता है, अल्कलाइनिक कंडीशन होती हैं। तो कुछ यानी ये तमाम एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफाइड हैं। यानी जहाँ पर हमारे पास जो पेप्सिन एंजाइम है, ये बेसिक कंडीशन के अंदर काम नहीं कर सकता, अपनी एक्टिविटी को शो नहीं कर सकते। इस तरह जो अल्कलाइनिक नेचर के एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक कंडीशन के अंदर अपनी एक्टिविटी को शो नहीं कर सकते। इसलिए एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम के भी स्पेसिफाइड पीएच होता है, उस पीएच के ऊपर वो अपनी एक्टिविटी को, हाई एक्टिविटी को शो करते हैं, और हाई एक्टिविटी उसका ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। तो तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए एंजाइम कंसंट्रेशन ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, एंजाइम का। ठीक है, कि देखिए जब एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए एंजाइम कंसंट्रेशन डिपेंड किस चीज़ पर करता है, डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, हमेशा हम जानते हैं कि एंजाइम लो कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। उसका वजह ये होती है कि क्योंकि एंजाइम बार बार रीयूज़ होते हैं, इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। फ़र्ज़ कर हम यहाँ पर समझते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज़ के, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास क्या है, एक बीकर है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे पास क्या है, कोई एक बीकर है। ठीक है, मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या है, एंजाइम मौजूद है, बहुत सारे एंजाइम मेरे पास क्या है, इस बीकर के अंदर मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक। अब इस बीकर के अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं, इस यानी जितनी कंसंट्रेशन के अंदर एंजाइम मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जब इसके अंदर सबस्ट्रेट आएंगे, शुरू में सबस्ट्रेट आएंगे, सब बाइंड होंगे शुरू में। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर यूनिट थे 1000 एंजाइम्स मेरे पास मौजूद थे, 1000 एंजाइम मेरे पास इस बीकर के अंदर मौजूद थे। अब 1000 एंजाइम का मतलब ये है कि यहाँ पर 1000 सबस्ट्रेट बाइंड हो सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, 1000 सबस्ट्रेट बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में जब एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
क्योंकि जितने एंजाइम्स होंगे उतने उसके पास क्या होंगे, सबस्ट्रेट बाइंड होते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ मिलता है, यानी एक्टिविटी हम जो एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं किस चीज़ के अंदर, एक तरह इन वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में जब एंजाइम ज़्यादा मिकदार में होते हैं और सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं उससे जब बाइंड हो रहे होते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। नज़र आ रहा है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। क्लियर यहाँ तक। लेकिन एक बार जब वो एंजाइम्स बाइंड हो जाए, तमाम एंजाइम कंज्यूम हो जाए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन में, तो जब सारे के सारे एंजाइम एक बार कंज्यूम हो जाए, उस वक्त हमारे पास जो ग्राफ मिलता है, तो वो ग्राफ क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ग्राफ क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, यानी इस कंडीशन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक हमारे पास एंजाइम क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनली जा रहा है। क्या जा रहा है, प्रोपोर्शनली जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सारे के सारे एंजाइम्स क्या हो गए, कंज्यूम हो गए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन में। ठीक है, तो जब सारे के सारे एंजाइम्स कंज्यूम हो गए, अब सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी सारे के सारे एंजाइम्स क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, पैक्ट हो गए। ठीक है, अब जब एंजाइम पैक्ट हो गए, यहाँ पर कंज्यूम हो गए सबस्ट्रेट के साथ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टॉप आ गया। यानी शुरू शुरू में जब हमने देखा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या है, ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होती हैं। लेकिन जब एंजाइम सारे के सारे कंज्यूम हो गए सबस्ट्रेट के साथ, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। अब एंजाइम्स क्या है, अपनी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम और एक्टिविटी शो नहीं हो रही है। अब इसकी एक्टिविटी कब बढ़ती है, जब एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, जब एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो मज़ीद हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, तो जितने एंजाइम्स होंगे, जब वो एक बार उतने जितने एंजाइम हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उतने ही जब सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट कर जाए, उसके अंदर बाइंड हो जाए सबस्ट्रेट, तब हमारे पास एंजाइम को जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह मिलता है। ठीक है, यानी शुरू शुरू में वो एक्सपोनेंटली ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंटली यहाँ पर हमारे पास बढ़ रहा है। लेकिन जब सारे के सारे एंजाइम कंज्यूम हो गए, तो हमारा जो ग्राफ हो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एंजाइम की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, एंजाइम कंसंट्रेशन को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। किस चीज़ के बराबर होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंजाइम्स एक्टिविटी में। हम जानते हैं जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है या बीकर है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, एंजाइम मौजूद है। ठीक है, यानी जिस हमारे पास यहाँ पर एंजाइम मौजूद है, बहुत सारे एंजाइम यहाँ पर हमारे पास बीकर के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है यहाँ तक। इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। अब देखें, ये एंजाइम, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है। ये मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट जब इन एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर बाइंड होंगे, इसके एक्टिव साइट के अंदर जब बाइंड होते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, शुरू शुरू में जब एंजाइम क्या होते हैं, जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहे होते हैं, तो उस वक्त एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही होती है। फर्स्ट यहाँ पर 1000 यूनिट एंजाइम्स से मौजूद हैं। ठीक है, तो शुरू शुरू में जितने सबस्ट्रेट आएंगे उस एंजाइम के साथ बाइंड होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा होता है। जब तक ये तब तक इंक्रीज़ होता है जब जितने 1000 यूनिट्स यहाँ पर मौजूद थे, वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ क्या हो जाए, वो सारे के सारे एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, यानी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर जब सेचुरेट होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम सेचुरेट हो जाते हैं, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होके जब एंजाइम सेचुरेट हो जाते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, जो कंडीशन होती है
वो कांस्टेंट हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास शुरू में एंजाइम्स मौजूद थे 1000 यूनिट, क्लियर है यहाँ तक। सबसे आहिस्ता आहिस्ता आते गए और एंजाइम के साथ बाइंड होते गए। तो इस वक्त जहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है हमारे पास, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी मैंने बताया कि शुरू में एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, जो इसके पास क्या होते हैं, सबस्ट्रेट आ रहे होते हैं और बाइंड होते रहते हैं, तब हमारे पास एंजाइम का जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह मिलता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होती है, ठीक है। यानी शुरू में एंजाइम हमारे पास ज़्यादा थे, कंसंट्रेशन एंजाइम की ज़्यादा थी, तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो एंजाइम से बाइंड होते गए और एंजाइम सेचुरेट होते गए। एक वक्त ऐसे आया कि 1000 जो यूनिट एंजाइम्स के थे वो कंज्यूम हो गए, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ कंज्यूम हो गए। जब वो कंज्यूम हो गए तब एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, वो भी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, क्लियर है यहाँ तक। जब एंजाइम सारे कंज्यूम होते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसने एंजाइम ने क्या किया, मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर शो होगी, यानी एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, क्लियर है यहाँ तक। एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता गया जब सबस्ट्रेट बाइंड होते गए किस चीज़ के साथ, एंजाइम के साथ, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो रहे होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा होता, डबल हो रहा था, क्लियर है यहाँ तक। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। जितने आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता रहेगा। तुम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कब तक, जब तक के सारे एंजाइम्स क्या नहीं हुए, कंज्यूम नहीं हुए, सेचुरेट नहीं हुए, तब तक इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसके अगर हम यहाँ देते हैं, इसके अगर हम हाफ लेते हैं, भाई हमारे पास क्या है, इसका हाफ है, ठीक है। इसके हमारे पास क्या है, हाफ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको नाम, ये हमारे पास क्या है, अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो ये मेरे पास क्या होगा, वी मैक्स, ठीक है। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या है, वी मैक्सिमम। इस तरह वी मैक्स हाफ क्या होगा, वी मैक्स यहाँ पर क्या है, वी मैक्स का हाफ, यानी इसका हाफ रिएक्शन कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट मेरे पास क्या है, हाफ, क्लियर यहाँ तक। इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं के हमारी कांस्टेंट है, माइकलस मेंटन, ये क्या है, किसका कांस्टेंट है, माइकलस मेंटन का, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिन एंजाइम का वी मैक्स क्या होगा, वी मैक्स, जिन एंजाइम का वी मैक्स मिनिमम होगा तो एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। माइकलस मेंटन जो हमारे पास एक कांस्टेंट है, जो दो साइंटिस्ट इन्होंने ये हमें बताया कि जिन एंजाइम का वी मैक्स सबसे कम होता है तो उस एंजाइम की एक्टिविटी और उस एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जिन एंजाइम का वी मैक्स हाफ ज़्यादा होगा, ठीक है, फर्स्ट वी मैक्स का एक एंजाइम वी मैक्स ज़्यादा है तो उस एंजाइम की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। तो माइकलस मेंटन के मुताबिक जिन एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, जिन एंजाइम का वी मैक्स यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी, सबसे कम होगी, तो उसका जो एफिशिएंसी होगी, एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम जो फर्स्ट यहाँ पर पास क्या था, एक एंजाइम था, यहाँ पर आपके पास एक एंजाइम है, शुरू में जो सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड हुआ तो उसने पहले रिएक्शन किया, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद
उस एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट के अंदर। जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए तो वो एंजाइम दोबारा रीयूज़ होगा। तो वो एंजाइम जब दोबारा रीयूज़ होगा तो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट होगा उसके उसमें इजाफा होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो जिन एंजाइम का वी मैक्स हाफ, ये वी मैक्स हाफ कम होगा, सबसे कम होगा, वो उसकी एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। शॉर्टकट में क्या है, यानी जिस एंजाइम की वी मैक्स कम होगा, इसका मतलब ये है कि एंजाइम की जो हाफ रिएक्शन है वो जितना कम होगा एंजाइम की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। वजह ये है कि जो एंजाइम जल्दी रिएक्शन करेगा तो वो प्रोडक्ट बनाने के बाद दोबारा वो एंजाइम रीयूज़ होगा, दोबारा रिकन्ज्यूम होगा दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। तो इस तरह एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है, शुरू में जब एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। जितने हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इतने एंजाइम का जो रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होंगे यहाँ पर बनेंगे। तो इस बार हमारे पास पाँचवा हमारे पास क्या है, पाँचवा हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। इनहिबिटर्स मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव होते हैं, कौन से नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, और साथ में फीडबैक मैकेनिज्म भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।